हमें बताया गया था कि वो वेटनरी डॉक्टर हैं। जब हम एडिनबरा पहुंचे तो हमें और शॉक लगा ये जान के कि वो एक बस ड्राइवर हैं। जब वो मुझे अपने घर लेके गए और वहाँ पर उनकी पहली पत्नी और उनका बच्चा था, बिल्कुल सारे सपने चूर हो गए। जो घर था वो इतना गंदा घर था, ओ भगवान, कोई हमारे घर में आ नहीं सकता था, किसी को दरवाजा खोल के हम बुला नहीं सकते थे। जब भी मैं बोलती मेरे को वापस जाना है, वो बोलते नहीं जाने दूंगा। और मेरे बाल भी खींचे, मेरे कपड़े भी फाड़े, मेरे को इतना मारा, नाक से खून, कान से खून, बहुत बुरा हाल हुआ। हाय, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मध्य वर्ग की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं माँ बाप भाई बहन बहुत सपोर्टिव थे। नॉर्मल लाइफ थी। एजुकेशन में तो मैं ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ज़ीरो इन मैथमेटिक्स, बट समहाउ करते 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 10वीं में पहुँच गए। उन्हीं दिनों मेरी कज़न जो थी उनकी शादी तय हुई। वो देहरादून में ही उनकी शादी तय हुई और जो शादी थी वो हमारे ही घर से हुई। उनके जो जेठ जी थे वो एडिनबरा स्कॉटलैंड से आए थे पहली दफ़ा आफ्टर 14 इयर्स। और उसी दौरान मेरे पिताजी माताजी ने उनसे बात करी कि हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, अगर आप उसके लिए कोई लड़का बताएं, क्योंकि उस टाइम पे वो शादी नहीं करना चाहते थे। उनका यही था कि हम शादी नहीं करेंगे, मुझे आगे शादी नहीं करनी है, बच्चे पैदा नहीं करने वगैरह वगैरह। तो मेरे पिताजी माताजी को उनका ये सोच थिंकिंग बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा ये बहुत साधारण आदमी है। उन्होंने कहा मैं पूर्णिमा से बात करना चाहूँगा, उसके व्यूज़ सोचना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा कि किस तरह का लड़का चाहिए उनको। फिर उन्होंने मेरे से बात करी और मेरे से बात करके उन्होंने मेरे माता-पिता जी को बोला कि अगर मैं ही वो लड़का हूँ तो घर परिवार बहुत अच्छा था, माता-पिता जी उनके बहुत अच्छे थे। घर देहरादून में बहुत सुंदर भव्य घर था, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा घर मिल जाएगा। उसी विचार के साथ मेरी शादी उनके साथ तय हो गई। जब वो आए शादी करने को मई में, हमारी शादी हुई और उन्होंने कहा मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे माँ-बाप तो खुश हो गए, क्योंकि ऐसा इंसान जो जो दहेज नहीं माँगे, जो पैसा ना माँगे, और हमारे पेरेंट्स तो हैंड टू माउथ ही थे इन अ वे। आई मीन इट वाज़ नॉट लाइक दे वर लग्ज़ूरियस, बट या इतना पैसा नहीं था कि ओवरफ्लो हो। तो उनसे फिर मेरी शादी तय हो गई। शादी से पहले एक दिन रात को मेरे पिताजी माताजी को उन्होंने फ़ोन करा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और उन्हें रेलवे ट्रेन स्टेशन पे बुलाया गया और बोले कि सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं हैं पूर्णिमा को ले जाने को वापस एडिनबरा, तो हमें दहेज चाहिए और हमें टिकट चाहिए पूर्णिमा का, हमारे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। तो दैट वाज़ वन ब्लो टू द सिस्टम। मेरे माता-पिता के पास उस समय उतने पैसे नहीं थे, तो मेरी माताजी ने अपना ज़ेवर गिरवी रख के मेरा टिकट का इंतज़ाम करा और मुझे इस तरह उन्होंने एडिनबरा भेजा। माता-पिता से जब विदा हुए तो ऑब्वियसली रोना तो आता ही है। सबसे ज़्यादा मैं रोई जब वो प्लेन टेक ऑफ करा। वो मेरी सबसे ज़्यादा फीलिंग थी कि देश छूट गया, माँ-बाप छूट गए, भाई-बहन छूट गए। जब टेक ऑफ हुआ तो ऐसा दिल यूँ हो गया नीचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस भी हो रहा था, डर भी लग रहा था, और मुझे लग रहा था मैं कैसी जगह आ गई हूँ, बिल्कुल अनजान शहर, किसी को जानते नहीं थे। कोई फ़ोन नहीं थे उस टाइम पे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, और देहरादून में तो फ़ोन लगते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 3-3 दिन वेट करना पड़ता था। और जब वो लेके गए मुझे अपने घर में, उन्होंने बोला था उनके पास 2 घर हैं, और हम इसी उससे सोच के गए थे फाइनेंशियली वो अच्छे सेटल्ड हैं। मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो शॉक टू द सिस्टम हुआ जब वो मुझे अपने घर लेके गए और वहाँ पर उनकी पहली पत्नी और उनका बच्चा था। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने टन्स एंड टन्स एंड टन्स एंड वाटर फेंक दिया। बिल्कुल सारे सपने चूर हो गए। वो जो एक 18-19 साल की लड़की जो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ सपने, फुल ऑफ एवरीथिंग,
वो एकदम से क्रश हो गया। उनसे पूछा गया कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बच्चा है और ये भी हमारे साथ रहेंगे। तो बड़ा अजीब सिचुएशन फ़ील हुआ, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी और मैं माँ-बाप को कोई दुःख देना नहीं चाहती थी। तो इस वजह से सहन करा। उस घर में जिसमें स्कॉटिश लेडी भी थी, वो घर एक्चुअली घर नहीं था, वो कबाड़ा घर था। उसमें पूरे ऐसे-ऐसे बल्लियाँ पड़ी हुई थीं, प्लैंक्स पड़े हुए थे, रबिश एवरीवेयर, सब गंदा। अब हम तो अच्छे क्लीन हाउस से आए थे, सब कुछ देख के एकदम से शॉक हो गया। देयर वाज़ नो किचन, देयर वाज़ नो रनिंग वाटर, देयर वाज़ नो बाथरूम, देयर वाज़ नथिंग देयर, कुकिंग फैसिलिटीज़ कुछ नहीं था। तो पहले 1-2 दिन तो शायद वो होटल से खाना लेके आए और उसके बाद जब जो स्कॉटिश लेडी थी, उनके साथ नहीं जमा, तो उन्होंने बोला कि इसको दूसरे घर में लेके जाओ। तो जब उन्होंने मुझे दूसरे घर में, मैंने सोचा वो बहुत अच्छा घर होगा, चेयर्स वगैरह जैसे फर्निश्ड होता है। वहाँ जब पहुँचे दूसरे घर में, वो उससे भी खराब घर था। तो इट वाज़ लाइक शॉक टू द सिस्टम। उसका तो किचन भी नहीं था, उसका तो बाथरूम वाज़ इन द लैंडिंग। So you have to open the door and go out and have a bath and shower and what not. So वहाँ पर और सिस्टम खराब हुआ। उस समय वहाँ पर कोई किचन था ही नहीं। एक छोटा-सा उन्होंने स्टोव रख दिया था, उसमें पानी-वानी गरम करके चाय बना लेते थे। फिर सवेरे वॉक करके, या मेरे को वॉक करना पसंद था, मैं वॉक करके दुकान आती थी, दुकान में ही नाश्ता होता था, दुकान में ही लंच होता था, दुकान में ही डिनर होता था और रात को घर चले जाते थे। हमें बताया गया था कि वो वेटनरी डॉक्टर हैं और हम यही सोच के कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं और वहाँ उन्होंने हमारी शादी कर दी। जब हम एडिनबरा पहुँचे तो हमें और शॉक लगा ये जान के कि वो एक बस ड्राइवर हैं। एक धोखा हुआ, एक झूठ बोला गया, उससे थोड़ा सिस्टम को शॉक लगा। खैर, तो उनके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता था। फिर दुकान में दुकान चलाने की कोशिश करी। मैं तो एंथुसियास्टिक थी, मैं तो यंग थी उस समय, बहुत पैशन था काम करने का। मगर जो वो स्कॉटिश लेडी थी, उनके साथ नहीं जमा, रोज़ झगड़े हुए। ये नहीं है कि माँ-बाप के पास वापस नहीं आ सकते थे, माँ-बाप वेरी सपोर्टिव, मगर एक होता है ना कि अपने ही दम पे कुछ करना चाहिए। माँ-बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, माँ-बाप उतने वेल टू डू नहीं थे, बाकी और 3 बच्चे भी थे। तो करते-करते ऐसे 5 साल गुज़र गए और 5 साल के बाद उन्होंने, वो स्कॉटिश लेडी ने उनसे तलाक ले लिया। वो अपने अलग हो गईं और हम अपने टुगेदर रहने लगे। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मुझे बहुत लोग जानते हैं और वहाँ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा एज़ माय वाइफ़, और वहाँ तुम्हें मैं बोलूँगा, ऑल्दो हम रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ़ की तरह हैं, मगर मैं यही बताऊँगा कि तुम मेरी बहन हो, और ताकि इमिग्रेशन वाले तुम्हें वापस ना भेजें। उसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने मुझे बोला कि हम क्लिनिक में जाएँगे और वहाँ पर बोलना होगा कि तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, ताकि जब वो पूछें कि तुम अंग्रेज़ी आती है तो हम बोल सकते हैं कि इसे अंग्रेज़ी नहीं आती। तो जब हम फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पहुँचे और डॉक्टर ने यही बोला कि मैं मिलना चाहूँगी इनके पति से, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसे नहीं मालूम है कि इसका पति कौन है, और वो सबसे बड़ी एक तरीके से थप्पड़ वाली बात हुई मुँह के ऊपर, क्योंकि हम तो सीधे-साधे घर से थे और हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 पति, 2 पति, ये तो वेस्टर्न स्टाइल है। तो वो ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने सच में एक थप्पड़ मारा मेरे को, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं एक तो नई थी, मुझे एडिनबरा का कुछ पता नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी, सिर्फ़ एक इंसान को जानती थी और उसी इंसान ने काइंड ऑफ धोखा दिया। ख़ैर वो हुआ, अबॉर्शन हुआ। हाँ, उसी टाइम से हमारे बीच में डिफ़रेंस आना शुरू हो गया और झगड़े चालू हो गए और उन्होंने मारना, फ़िज़िकली अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। जब भी मैं बोलती मेरे को वापस जाना है, वो बोलते नहीं जाने दूँगा, और मेरे बाल भी खींचे, मेरे कपड़े भी फाड़े, मेरे को इतना मारा,
नाक से खून, कान से खून, बहुत बुरा हाल हुआ। मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था और मैं बहुत टिमिड टाइप थी, जवाब नहीं देती थी, मुँह में ज़ुबान नहीं थी उस समय और मैं बोल रही थी कि चलो हमारे साथ व्रत खोलेंगे, जैसे नई दुल्हन होती है, पहला करवा चौथ का व्रत था। तो मैं बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं लेती थी उनका, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं, मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ। उनको समझ ही नहीं आया मैं किस लिए बोल रही हूँ, कोई इमोशन नहीं था, कोई फीलिंग नहीं था। तो मैं बोल रही हूँ चलो आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग ऐसे करके और धड़ाप से एक थप्पड़ पड़ा मेरे मुँह के ऊपर। दैट वाज़ फर्स्ट थप्पड़। पाँचों उँगलियाँ ऐसे जम गई। मेरे माँ-बाप ने कभी थप्पड़ नहीं मारा हमको। पिताजी तो हमारे ऐसे भी नहीं करते थे। वो जो थप्पड़ पड़ा ना वो ऐसे शॉक टू द सिस्टम हुआ। रो के चुप हो गए मगर उन्होंने कंसोल नहीं करा। उनको समझ नहीं लगा कि क्यों मैं रो रही हूँ। और उसके बाद तो फिज़िकल अब्यूज़ बहुत हो गया। सारे बाल खींच-खींच के मेरे बाल इतने लंबे थे खींचते थे, इतना ज़ोर-ज़ोर से मारते थे और एक दफ़ा तो उन्हें इतने ज़ोर से बाल खींचे मेरे इतना गुच्छा एंड देन मैंने कहा ये क्या? जल्दी से उन्होंने अपनी पॉकेट में रखे, इतने सारे बाल निकले। व्हाट इज़ दिस? नाक में से खून, कान में से खून और ऐसे ही मैं ब्लू एंड ब्लैक ऑफ़िस जाती थी, लोग मेरे को तरस खाते थे और मेरे को लगता था कि यही मेरी लाइफ़ है, इसी के साथ जीवन बिताना है, चाहे जैसा है, अच्छा-बुरा है, यू नो बट समहाउ एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, तो वो ही एक टर्निंग पॉइंट आया। हमने सब दुकान-वुकान बंद कर दिया। हमने सोचा कि हो गया ये बहुत अब हम जाके अपने माँ-बाप को उनसे बात करते हैं कि बड़े हैं, कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग 1984 में पहुँचे इंडिया, देहरादून और माँ-बाप के सामने बात करना था। मेरे पिताजी भी थे, उनके माताजी भी थे, सब थे। फिर धोखा हुआ। वो मुझे छोड़ के एडिनबरा पहुँच गए। मुझे पता ही नहीं था कि वो चले गए हैं। हम रोज़ जाते थे अपनी ससुराल, पूछते थे कहाँ हैं वो? कहाँ हैं वो? आके बैठ के बात करेंगे। तो मेरी सासू माँ बोलती थी, "पता नहीं वो कहाँ है?" वो सच में उनको नहीं पता था। उनकी बहन भी बोलती थी, "नहीं पता" और मैं हर दूसरे दिन पहुँच जाती थी कि कहाँ हैं? क्योंकि हमें लगता था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मूव ऑन, सो फिर फाइनली मेरे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे एडिनबरा में, पिताजी के समान और उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि पूर्णिमा मैंने आपके हस्बैंड को वापस एडिनबरा में तो एकदम से शॉक, अगेन धोखा कि ये क्या हुआ ये मेरे साथ। मैं तो उनकी वेट कर रही हूँ वहाँ पर और वो वापस भी पहुँच गए हैं। तो मेरा पासपोर्ट भी मेरे पास नहीं था, मेरा टिकट भी मेरे पास नहीं था, मेरे पैसे भी मेरे पास नहीं थे, कुछ नहीं था, ऐसे ही छोड़ के चले गए मेरे माँ-बाप के पास। फिर तो मुझे गुस्सा आया नेचुरली, तो फिर मैंने इंडियन कॉन्सुलेट को लिखा, फिर मैंने उनके जहाँ वो काम करते थे बस ड्राइवर, लोदियन बस सर्विस को, मैंने वहाँ लिखा और फिर मैंने गेफील्ड स्क्वायर पुलिस स्टेशन को लिखा। तो तीनों जगह लिखा और पुलिस फिर नॉक करके उनके घर पे गई और उनसे तो उसी अपने साथ पोस्ट ऑफिस लेके गई और मेरा मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट मेरे को रजिस्टर पोस्ट से वापस करा। फिर वो आए मुझे लेने को कि हम इसको वापस ले जाएँगे। मेरे माँ-बाप ने कहा नहीं हो गया इनफ, ये नहीं जाएगी वापस। मगर होता है ना, चलो एक दफ़ा और देखते हैं, चांस देते हैं, कोई बात नहीं अपना ही है। फिर बेवकूफ़ों की तरह मैं वापस पहुँच गई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली ब्रिटिश टेलीकॉम में। तो वो बोलते थे मैं मुफ़्ती में तुम्हें घर में नहीं रखूँगा। अब वो मुफ़्ती में क्या होता है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्यों नहीं रखोगे नहीं मैं मुफ़्ती में नहीं रखूँगा, यू आर अ पैरासाइट ऑन मी। तो वो बहुत डिग्रेडिंग वाली फीलिंग आई और मन में तो यही होता था इस आदमी को मैं छोड़ूँ, इस आदमी को मैं छोड़ूँ। वो मेरे से किराया भी लेने लगे, 124 पाउंड्स पर मंथ आई यूज्ड टू पे प्लस फूड, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग आई वाज़ पेइंग एंड जो घर था वो इतना गंदा घर था, ओ भगवान! कोई हमारे घर में आ नहीं सकता था, किसी को दरवाज़ा खोल के हम बुला नहीं सकते थे और मैं तो बहुत सोशल पर्सन हूँ, मेरे को खाने बनाने का बहुत शौक है, मिलाने का बहुत शौक है। मगर कोई कभी किसी ने हमारे घर में आके नहीं देखा, इतना गंदा घर, मैं कभी इतने गंदे घर में नहीं रही हूँ और हर जगह गंदगी, नॉट दैट मैंने फैलाई, वो जब साफ़ ही नहीं कर सकते, वो जब सब चीज़ें ऊपर, एवरीथिंग वाज़ लाइक
नोबडी कैन इमेजिन। तो मैंने अपना घर खरीदा। जब मैंने अपना घर खरीदा तो ऑब्वियसली मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने कहा जैसे होगा ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। ट्राई करते-करते फाइनली जब घर खरीदा तो उनको ही बुलाया गया। वो आए, फिर मैंने कहा ओके चलो हम लेट्स बिकम टुगेदर अगेन। तो वही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास जॉब थी, मेरे पास घर था, मेरे पास इंडिपेंडेंस थी। मगर फिर भी मैं अपने माइंड में वो इंडिपेंडेंस नहीं देख पा रही थी। मैं यही चाह रही थी कि हमारा बने, हमारा जमे और एक फेलियर नहीं दिखाना चाहती थी माँ-बाप को कि मैं एक फेलियर हूँ। घर खरीद के मम्मी भी आईं मेरे पास। मम्मी को दोबारा से बुलाया और 2002 में मेरे को ब्रिटिश टेलीकॉम ने हैंडशेक करा लाइक अर्ली रिटायरमेंट लेके। तो मुझे उसमें 20,000 पाउंड्स मिला और 32,000 पाउंड का घर खरीदा गया था। उसमें से 20,000 पाउंड मैंने बैंक को देके मॉर्गेज क्लियर करा और उन्होंने 10,500 दिया और फूलिशली अगेन मैंने उनको जॉइंट में रख दिया। उनका नाम जॉइंट हो गया। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, बिल्कुल बेवकूफ़। तो वो जॉइंट ओनर बन गए, हालाँकि उन्होंने 1/3 ही दिया था। मगर मुझे लगा कि अब ये जो फाइनेंशियल या पैसे का उनको लालच है, ये पैसे का मैं दिखाऊँगी तो ये मेरे को वही पैशन, वही प्यार, वही अंडरस्टैंडिंग, वही सम्मान जो देंगे अपनी बीवी को जैसे देते हैं, मगर वो कुछ नहीं हुआ। मैंने ब्रिटिश टेलीकॉम छोड़ के स्कॉटिश विडोज़ में काम चालू करा। वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग थे, इंडियंस थे और वहाँ पर उनमें से एक और भी मेरे दोस्त बने और उन्हीं के थ्रू मेरे हस्बैंड जो अब हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने फ़ोन करा उनके जो दोस्त थे कि मैं ना मेरे एक दोस्त आ रहे हैं इंडिया से और मैं चाहूँगा कि आप उनकी थोड़ी-सी हेल्प करें। क्योंकि मैं तो बहुत साल थी वहाँ पर, मैं बहुत लोगों को जानती थी और फिर इसी तरह महेश से मुलाकात हुई। उसी दौरान जो मेरे हस्बैंड थे उनको हार्ट अटैक आया और हम उनको अस्पताल लेके गए। पता चला उनकी 3 आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हैं और फिर वो घर आ गए 18 डेज़ के बाद जो भी था बट ही डिडन्ट वांट एनी स्टेंट्स और एनीथिंग डन। मेरे को नहीं कराना ऑपरेशन, ओके। बहुत स्टबर्न, बहुत नेगेटिव, बहुत डिप्रेसिव पर्सन। तो आ गए तो ऑब्वियसली मेरे को भी डिप्रेशन होगा उनको देख के जब वो मेरे साथी हैं। तो उसी बीच उसके 1 हफ्ते के बाद उनको फिर हार्ट अटैक आया रात को। फिर अस्पताल लेके गए। तो वहाँ पर पता चला कि बहुत सारी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हैं। अगर आप नहीं करवाएँगे ऑपरेशन तो प्रोबेबली यू विल डाई। तो उसी बीच उन्होंने इतनी गंदी-गंदी बातें बोली मेरे लिए। शी इज़ नॉट माय वाइफ, शी इज़ नॉट मैरिड टू मी, शी इज़ अ पैरासाइट, वी आर नॉट मैरिड एंड आई थॉट हो गया अब इनफ। मैंने बहुत सहन कर लिया। दैट वाज़ रियली माय ब्रेकिंग पॉइंट। देन आई डिसाइडेड नाउ आई हैव टू चेंज माय लाइफ। महेश जो मेरे हस्बैंड हैं उस समय उनके साथ कोई ऐसा नहीं था बट उनको लगा कि मेरे को भी एक ऐसा ही साथी चाहिए और ही पुल्ड मी आउट ऑफ दिस सिंकिंग सैंड। वो ऐसा सिचुएशन ऐसा हुआ कि जिसको डेस्टिनी कहते हैं, उनसे प्यार हो गया और उन्होंने भी रेसिप्रोकेट करा और हम आज साथ हैं। 20 साल हो गए हम लोगों को साथ और फिर 2009 में मैंने तलाक लिया और फिर 2010 में हमारी शादी हुई। 2011 में हमारा ब्यूटीफुल बेटा आया और अभी आजकल मैं चाइना में रहती हूँ और चाइना में मैं बहुत काइंड ऑफ पॉपुलर भी हूँ। मैंने अपना ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि मैंने अपना एक कोई कुछ खोला हुआ है बट मैं चाहती थी लोगों को अपना इंडियन कल्चर, इंडियन खाना, इंडियन सभ्यता, इंडियन सब कुछ सुनाई दे, दिखाई दे, महसूस हो। एक और भी था कि दोस्त नहीं थे, ज़ुबान की बड़ी समस्या थी चाइना में, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी टूटा। उनका कल्चर मैंने सीखा, मेरा कल्चर उन्होंने सीखा। तो इस करते-करते ये मेरी लाइफ़ चाइना में चालू हुई और मेरे हस्बैंड जो हैं, वो मेरे लीडर हैं, मेरे सब कुछ हैं और उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या चाहते हो?
क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं दोस्ती करना चाहती हूँ, बहुत लोगों से दोस्त बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ओके यू टीच इंग्लिश बट डोंट चार्ज एनी मनी, मुफ्ती में सिखाओ। इतने दोस्त बने कि अभी भी मेरे दोस्त हैं वहाँ पर। और ऐसे मेरी जर्नी चाइना में शुरू हुई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जोश टॉक का, जो आज मुझे उन्होंने इनवाइट करा, ये इतना बड़ा मंच दिया और मुझे लगा कि ये बात पहुँचनी चाहिए लोगों तक। और ये एनआरआई फ्रॉड नहीं है, ये जस्ट फ्रॉड भी है, बट एनआरआई इसलिए है क्योंकि मैं बाहर थी, मगर इंडिया में भी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। और माँ बाप जो हैं वो आंखें बंद करके अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वो ये नहीं देखते कि आगे क्या हो रहा है। और बच्चे भी जो होते हैं मेरी तरह बेवकूफ़, सोचते हैं माँ बाप को तकलीफ़ ना हो, माँ बाप को दुख ना हो, हम कुछ नहीं बताते। तो मेरा ये कहना है कि जो भी कुछ हो अपने माँ बाप को ज़रूर बताओ, छुपाओ मत। और क्योंकि माँ बाप जो हैं वो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे कभी भी। और डरो मत, मेरी तरह डरपोक मत रहो। और डेस्टिनी जो है वो तो होके ही रहेगी, उसके लिए अपने ऊपर गर्व करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैप्पी कि मैं एक फीमेल हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह की जो लेडीज़ हैं, जिन्हें तकलीफ़ है, जिन्हें दुख है, जिन्हें बहुत अंदर से जैसे दर्द है, वो सबके साथ शेयर करें। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई रेनबो होता है, मेरी लाइफ में भी रेनबो है, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, जिसमें बहुत सारा प्यार है। और मेरा रेनबो जो है, मेरा इंद्रधनुष तूफ़ान के बाद मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड हैं, जिसको मैं बुलाना चाहूँगी, उसका नाम प्रतीक है। और मैं प्रतीक को इंट्रोड्यूस करती हूँ आपके लिए, जिसको सच्ची में भगवान ने भेजा है कि ये मेरा बेटा है, मेरी लाइफ है। हालांकि हम दोनों में महाभारत बहुत होता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे वी आर mama and son, and we love each other. So this is my book dedicated to my son, जो कि इसका वर्जन जब ये 18 साल का होगा तब मिलेगा, क्योंकि अभी ये छोटा है, ये समझ नहीं पाएगा कि क्यों मैंने लिखी और इसकी वजह क्या है। और मेरे बेटे को और मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू वेरी मच।